मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूँ आपका फिज़िक्स का टीचर। आज से हम बाकायदा 9th क्लास के कोर्स का आगाज़ करना चाह रहे हैं। इसमें मैं आपको जो जिस तरीके से पढ़ाऊँगा उसकी मेथडोलॉजी जस्ट ये है, सिंपली सी है कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा। अगले दिन उस लेक्चर से रेलेवेंट मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल या लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया करूँगा। लॉन्ग क्वेश्चन को तो लेक्चर के ड्यूरेट नहीं बता दिया करूँगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है या नहीं आ सकता। और बाकी रही बात कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करेंगे वो मैं आपको साथ साथ में ऐसे बताता चलूँगा, जो भी होगा हमारे मामला साथ साथ ही लेके चलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक बड़े ही इसी वे से हम काम करेंगे, ट्रेडिशनल वे से चेक करेंगे, बुक से रीडिंग भी करेंगे, साथ जो पॉइंट्स हुआ करेंगे आपके सामने मैंने लिख दी हैं, हम उसको भी किया करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने जा रहा है हमारे साथ फिज़िक्स का। अच्छा, अब इसमें हुआ ये करेगा, जो डेली का काम मैं दूँगा आपने वो डेली करना, बस आपने बड़े ही ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुनना है। अगर आपने लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से बड़े ही कंसंट्रेशन से सुन लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको फिज़िक्स में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं ध्यान से सुनेंगे तो ऐसी बात अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको समझने के। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। अब साइंस की ब्रांच है तो पहले हम साइंस को थोड़ा जान लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला है। कुछ लोग इसको साइंटिया भी पढ़ते हैं, बट अगर जो मर्जी पढ़ लें, बार इसका मीनिंग होता है नॉलेज। मतलब साइंस एक लैटिन वर्ड लतीनी लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब होता है नॉलेज, इल्म, जिसको गेन नॉलेज से कहते हैं। यानी कि तो साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। इट मींस दैट द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि साइंस का इल्म तब शुरू होता है जब हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है। अब हम इसको सबसे पहले देखते हैं, जब पहले दफ़ा किसी ने इसको देखा होगा तो उसने देख के उसको मुशाहिदा किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा यार ये चीज़ है क्या। फिर उसने इसको खोल के लिख के देखा, उसको बारे में इल्म आया कि यार ये वाइट बोर्ड पे लिखता है, रफ बोर्ड पे नहीं लिखता। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसको पास क्या है, नॉलेज आया। तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया पहले चीज़ों को, ऑब्जर्व करने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट किया। तो ऑब्जर्वेशन के बाद जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके नतीजे में आने वाला जो आउटकम होता है उसको हम कहते हैं साइंस। तो वो तमाम नॉलेज, वो तमाम इल्म, वो तमाम तर ख्यालात जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस से समझ में आता है। अब साइंस का इल्म एक बहुत ही वास्ट इल्म है। अब 18वीं सदी में, 18वीं सदी तक, 18th सेंचुरी तक साइंस को हम यही पढ़ते थे कि जो भी चीज़ हम नॉलेज हासिल करते थे, जो भी कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ के इल्म हासिल करता था तो वो कहता था ये एक नेचुरल फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ज़्यादा आउटकम्स नहीं आते थे साइंस के, तो लिहाजा वो चीज़ उनकी उस ग्राउंड तक ठीक थी। क्यों? क्योंकि 18वीं सदी से उससे पहले तक जो भी मामला वगैरह होते थे, जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, जो भी मुशाहिदात होते थे, वो कहते थे यार ये नेचुरल फिलॉसफी है। लेकिन जब नॉलेज आगे बढ़ता गया, साइंटिस्ट को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं भाई, अब इसके अंदर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसके अंदर तो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा आती जा रही हैं, तो हर चीज़ को नेचुरल फिलॉसफी के ज़िक्र में डाल देना ये अच्छी बात नहीं है। तो साइंटिस्ट को ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई इस नेचुरल फिलॉसफी को भी मज़ीद डिसिप्लिन के अंदर क्या किए थे, डिवाइड किए थे, ताकि हम इस नॉलेज को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो लिहाजा उन्होंने अपनी आसानी के लिए साइंस को, नेचुरल फिलॉसफी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल साइंसेस और दूसरे बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस में साइंटिस्ट ने कह दिया कि जितने भी लिविंग थिंग्स से रेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस होंगी, मतलब कि जिसमें भी हम जानदारों से रेलेवेंट जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनको हम ये गलत हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स से रेलेवेंट जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन होंगी उसको हम पढ़ेंगे फिजिकल साइंसेस के अंदर, और जितनी भी लिविंग थिंग्स से रेलेवेंट नॉलेज होगा वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस में। यानी कि जितने भी बेजान चीज़ें हैं उनके मुतालिक हम इल्म, जैसे कि बेजान से मतलब ज़मीन से मुतालिक, ज़मीन एक नॉन लिविंग थिंग है, इसी तरीके से ये वाइट बोर्ड एक नॉन लिविंग थिंग है, इसी तरीके से ये मार्कर एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे यूनिवर्स हो गया, ये अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जर्वेशन होगी जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होगी वो हमारा आएगा फिजिकल साइंसेस के अंदर। तो
उसके बाद दूसरे किस्म का नॉलेज है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें भी जानदार सेल एलिमेंट जैसे कि ह्यूमन सेल एलिमेंट, प्लांट सेल एलिमेंट, एनिमल सेल एलिमेंट, तो जितने भी जानदार हैं उनसे मुतल्लिक जितना भी इल्म होगा उसको हम गेन करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर। लेकिन दायराकार यहाँ पे आके रुका नहीं, नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज होता गया। तो जो जो मजीद नॉलेज इंक्रीज होता गया तो उन्होंने फिजिकल साइंसेस को मजीद डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। 19वीं सदी तक इतना ज़्यादा नॉलेज हमारे पास गेन हो गया था कि हम हर चीज़ को फिजिकल साइंसेस या बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर नहीं उसको डाल सकते थे, तो हमने उनको मजीद डिसिप्लिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो फिजिकल साइंसेस आगे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी के अंदर क्या कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया। अब केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल से रिलेवेंट पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम स्टार से रिलेवेंट स्टडी को करते हैं, जियोलॉजी के मतलब हम अर्थ से रिलेवेंट पढ़ेंगे और मेट्रोलॉजी के मतलब हम मैटर से रिलेवेंट पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये 3-4 डिसिप्लिन्स हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसको आप इनके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स के अंदर पढ़ सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो है फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के मतलब आपको एक टाइमलाइन क्रिएट हुई। फिजिक्स कहाँ से निकला? फिजिकल साइंसेस से निकला। फिजिकल साइंस नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी बेसिकली साइंस का ही एक डिसिप्लिन है। तो फिजिकल साइंसेस की ब्रांच है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या करते हैं? फिजिक्स में हम जस्ट 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा लिखा है, बाकी को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा फिलहाल नहीं है। तो हम फिजिक्स में हम इसको 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें मैटर, एनर्जी और इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप। अभी मैटर क्या होता है? देखिए, हम हर वो चीज़ जिसके पास 2 चीज़ें होंगी वो मैटर होगी। क्या मतलब? जिसका मास होगा और वॉल्यूम होगा। हर वो चीज जिसके पास मास होगा और वॉल्यूम होगा। अब मास और वॉल्यूम से मुराद क्या है? यानी कि हम उसके पास मास होगा, उसको कुछ वेट होगा जिसमें हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और वो कुछ ना कुछ स्पेस गेन करेगा। मतलब स्पेस ऑक्युपाई भी करते हैं, स्पेस गेन करेगा। तो जिसके अंदर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसका वेट हो, मास हो और जिसका जो स्पेस गेन करे, मतलब जो स्पेस ऑक्युपाई करे, तो वो हमारे पास मैटर के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे इनके बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर के अंदर आ जाती हैं, जो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैटर के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। अब अगर हम देखें तो फिजिक्स में सबसे पहला बात होगी मैटर। तो मैटर को साइंटिस्ट ने आगे से मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, स्टेट्स, जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। सॉलिड्स क्या होते हैं? ठोस पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी रिजिड होते हैं, जिनका फिक्स वॉल्यूम होता है, अपने शेप को लूज नहीं करते इजीली। लिक्विड्स क्या होते हैं? जिनका फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर के अंदर इसको पुट करते हैं वो उसकी शेप को गेन कर लेता है। जबकि गैस क्या होती है, या आपको पता ही है, ना इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ना इसकी फिक्स इसकी शेप होती है। जिस कंटेनर के अंदर उसको पुट करेंगे तो उसकी, जैसे कि अगर हम बैलून हमारे पास सर्कल की फॉर्म में राउंड है तो हम उसमें गैस को डालेंगे तो वो उसकी शेप को गेन कर लेगा। अगर बैलून बड़ा है, लंबा है, सिलेंड्रिकल शेप का तो उसकी शेप को गेन कर लेगा। तो ये 3 चीज़ें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही हमारा मैटर के अंदर आ जाती है और हमारे इनके बेतहाशा मैटर्स हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। दूसरी चीज़ जिसको हम फिजिक्स के अंदर डील करते हैं वो है एनर्जी। अब यहाँ पे बच्चों के जहन में सवाल आता है, सर जी, कि हमारे इर्द तो मैटर ही मैटर है, जब इतने सारे डिसिप्लिन आ गए तो कुछ चीज़ें क्या अभी भी रह जाती हैं जिनको हम फिजिक्स के अंदर डील करते हैं जो मैटर के अंदर नहीं आ पाती? तो उसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। तो मैटर क्या होता है? मैटर में तो हमने देख लिया जिसके पास मास और वॉल्यूम हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके पास मास और वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हमारे माहौल का बहुत अहम हिस्सा होती है। मिसाल के तौर पर रोशनी, लाइट, एग्जाम्पल लाइट, साउंड, हीट, इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ये सारी ये टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं और इनका मास या वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट का बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, तो मेजॉरिटी चीज़ें फिजिक्स के अंदर हमारे पास आ गई, इसके अंदर मैटर के अंदर आ गई, फिर भी सवाल कुछ बच गया तो वो हमारा एनर्जी के अंदर आ गई। स्टिल इसके बावजूद भी अगर हमारे पास अगर कोई चीज़ बच जाए तो वो इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप में आ जाती है, जैसे कहते हैं म्यूचुअल रिलेशन, जिसको यहाँ भी कहते हैं म्यूचुअल रिलेशन क्या है, जो मैटर और एनर्जी से मिलकर बना होता है। अब म्यूचुअल रिलेशन में एग्जांपल की बात करें, म्यूचुअल रिलेशन से मुराद वो कौन से चीज, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब, जब भी एटॉमिक बॉम्ब फटता है
तो उसके अंदर से एक तो लाइट, साउंड, ये दो चीजें प्रोड्यूस होती है। और दूसरा बॉम्ब खुद एक क्या होता है, एक मैटर है, क्योंकि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो यानी कि हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीजें ही फिजिक्स के अंदर डील हो जाती है। इसीलिए फिजिक्स के मुतालिक कहा जाता है फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस, यानी कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हमने फिजिक्स के मुतालिक पढ़ा लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारा था इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके मुतालिक बुक रीडिंग करूँगा, वहाँ से बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो मज़ीद चीज़ें बुक की रीडिंग से हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।